वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो वापस आए अपने सेकंड लेक्चर में। पहले वाले में अपन ने थोड़ी सी चीज़ें तुमको चार्ज के बारे में बताई कि आखिरकार चार्ज अपन के पास आया कहाँ से। कई एग्जाम्पल भी बताए कि कंघी को बालों से रगड़ेंगे और पत्थरों को आपस में रगड़ा तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे। तो कई फिनोमिनन देखे और देखा कि चार्ज एक्चुअली में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, स्टैटिक, डायनामिक, कई तरीके की है। तो सारी की सारी कहानी चार्ज पे ही बेस है। अब अपन बात करते हैं चार्ज की थोड़ी बहुत यूनिट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे लिखी हुई मिलेंगी तुम्हें, लेकिन एक बार इनका कन्वर्जेशन अगर समझ आ गया देन यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम। सब आसानी से बन जाएंगे तुम्हारे। यूनिट्स को ध्यान से देखो एक बार, और मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका डिस्कस करेंगे। अभी यूनिट्स ऑफ चार्ज देखते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्जेज क्या बोलते हैं अपने, तुमको पता है यार कि कोई भी क्वांटिटी होती है उसको फिजिक्स में सीजीएस और एसआई दो सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एसआई यूनिट जिसको अपन एमकेएस भी बोलते हैं। अब इसी तरीके से चार्ज को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर तुम कक्षा 10th क्लास में थोड़ा बहुत भी अगर याद है तुम्हें, तो तुमको अगर याद हो तो जो करंट होती थी इसको अपन लिखते थे Q/T। आवेश को ऐसे लिखते थे ना, कई फॉर्म मिलेंगे तुमको इसके देखने के। आई को ऐसे भी लिखते हैं, I = dQ/dt। इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चार्ज का फ्लो का रेट जब भी शब्द तुमको मिल जाए ना, मतलब समझ जाना ये कहानी तुम्हारी टाइम के साथ चल रही है। रेट का मतलब होता है, जैसे तुमने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, A = क्या होता है dV/dt। अब ये जो dV/dt है ना, स्मॉल टाइम में लिखा है, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए dV/dt मतलब इंटरवल एक छोटा सा है, उसके रेस्पेक्ट में रेट बोला है। तो रेट मतलब चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो कि एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो ऐसे ही करंट है, आगे डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अपना चैप्टर आएगा। अभी बस इसे देखिए कि करंट को तुम रिप्रेजेंट करते हो Q/T से, तो यहां से अपन Q को ऐसे लिख सकते हैं क्या, I × T। अगर ऐसा यूनिट की अपन बात करते हैं यार, तो ऐसा यूनिट जो है ना अपनी, जिसको अपन एमकेएस भी बोलेंगे, ऐसा यूनिट की अगर बात करेंगे तो एसआई में देखो करंट को अपन लिखते हैं एम्पियर से, और टी को लेते हैं अपन सेकंड में। करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और टाइम को अपन सेकंड में लेते हैं। तो चार्ज की यहां से तुमको ऐसा यूनिट मिलके बनी Q = IT से अगर देखा तो एम्पियर × सेकंड। अब साइंटिस्टों ने जब इन यूनिट्स को निकाला तो एम्पियर × सेकंड को एक बहुत बढ़िया सा अलग से नाम दिया, जिसको अपन बोलते हैं कूलम, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन C से। तो ध्यान रखना, तुमको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ तक कि मैग्नेटिज्म में जब भी चार्ज मिलेगा तुमको यूनिट मिलेगी कूलम। अब इस कूलम के भी बहुत छोटे छोटे फॉर्म हैं, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम। बस इतना ध्यान रखिए अभी तो कि चार्ज की एसआई या एमकेएस यूनिट जब भी बोलेंगे देन यू हैव टू गिव द आंसर C। कूलम C से रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब इस चार्ज को बहुत स्मॉलेस्ट तरीके से कैसे लिखा जाएगा, बहुत तरीके से लिखते हैं इसे। इसको ऐसे भी लिखते हैं मिली कूलम, लेट अस सपोज माइक्रो कूलम, और दूसरा है नैनो कूलम, तीसरा है पिको कूलम। मिली जो होता है उसको लिखते हैं 10⁻³ और माइक्रो को लिखते हैं 10⁻⁻6 और नैनो को लिखते हैं 10⁻⁹ और पिको को लिखते हैं -12। क्योंकि चार्ज जो है ना 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से छोटी क्वांटिटी लेनी पड़ेंगी। तुमको जहाँ भी चार्ज लिखा मिलेगा ना, माइक्रो, नैनो, पिको या मिली, इनमें लिखा मिलेगा कभी भी, क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये -3 की पावर के साथ चलता हुआ मिलेगा तुमको, -6, -9 और ऐसे करके माइक्रो, मिली, नैनो और पिको में। तो आई थिंक तुमको ये समझ आया होगा कि चार्ज की ऐसा यूनिट जिसको एमकेएस बोल रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। अब एमकेएस में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना तुमको, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसा यूनिट्स में मिलेंगे। अब यूनिट्स क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब होंगे ना तो ऑप्शंस में क्या करता है, क्वेश्चन पूरा का पूरा हो सकता है तुम्हारा कोई क्वांटिटी सीजीएस में हो, कोई एमकेएस में हो। एमकेएस का ही दूसरा नाम ऐसा ही है, तो कन्वर्जन अपन को आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हो गई अपनी एम्पियर × सेकंड, जिसको अपन कूलम बोल रहे हैं। अब दूसरी यूनिट की बात करते हैं जिसको सीजीएस बोलते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, सीजीएस में इसे अपन बोलते हैं ESE।
इसको अगर थोड़ा सा अगर लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, इसको ऐसे भी लिखते हैं स्टैट कूलम। ध्यान रखना, ESU का दूसरा नाम दिया है अपन ने स्टैट कूलम। ऐसे ही एक दूसरी क्वांटिटी और है इसमें जिसको अपन बोलते हैं EMU। ये एक्चुअली में तुम्हारी सीरियस की यूनिट है। ओके, EMU इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और EMU को बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट कूलम। और इसको शॉर्ट तरीके तुम ऐसे भी लिख सकते हो एब कूलम। मतलब जहां कहीं भी तुमको ESU लिखा मिल जाए तो तुमको समझ जाना है ये स्टैट कूलम है, और जहां कहीं भी EMU लिखा मिल जाए तुमको समझ जाना है ये एब्सोल्यूट कूलम है, जिसको AB और एब्सोल्यूट कूलम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये सीजीएस की यूनिट है दोनों की दोनों। अब देखो यार, ESU जो है इसको स्टैट कूलम बोला, EMU को एब्सोल्यूट कूलम बोला। अब इसी सीरीज में ये जो ESU है इसको छोटा सा एक फॉर्म और दे दिया नाम, जिसको अपन फ्रैंकलिन बोलते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, फ्रैंकलिन बोलेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी यूनिट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, फ्रैंकलिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। फ्रैंकलिन जो है अपनी, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। अब EMU और ESU अपनी दोनों क्वांटिटी मिल गई अपन को। अब देखो यार, ये जो SI यूनिट है और CGS यूनिट है, इन दोनों में एक साइंटिस्ट ने रिलेशन एस्टेब्लिश कर रखा है कि SI यूनिट में और CGS यूनिट में एक रिलेशन है बहुत बढ़िया तरीके का, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन CGS एंड SI। तो इसको लिखा जाता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ये भाई तुम्हें याद करना पड़ेगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। इसको बस इसको याद कर लो, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ये रिलेशन तुम्हारा SI, जिसको MKS भी बोल रहे हैं, और CGS दोनों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब देखो यार, ये तुम्हारा जो EMU हमने लिखा है और एब्सोल्यूट कूलम लिखा है, इसको यार ये अपन ने 1 कूलम लिखा है 3 × 10⁹ ESU से। तो यार यहाँ से अगर 1 कूलम इतने के ESU के इक्वल है, तो यहाँ से देखना जरा, 1 ESU क्या तुम्हारा 1/3 × 10⁹ कूलम के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको यही वैल्यू मिलेगी। अरे 1 कूलम अगर इतने के बराबर है तो 1 ESU 1/3 × 10⁹ कूलम के बराबर नहीं होगा है? अब इसको हमने क्यों लिखा है जरा देखते हैं यार तुम। EMU जो है हमारा, एक एब्सोल्यूट कूलम जो होता है ना, 1 कूलम जो इक्वल होता है, तो 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल होता है तुम्हारा 10 कूलम के। 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल होता है 10 कूलम के। अब 1 एब्सोल्यूट को ही क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो यार, EMU का दूसरा नाम एब्सोल्यूट है, ESU का ही दूसरा नाम स्टैट कूलम है। तो तुम यहाँ जो ESU लिखा है ना, इस ESU की जगह पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 1 कूलम इतने के बराबर हुआ, तो 1 ESU को इतने के इक्वल अपन ने कर दिया। यहां से अपन ने देखा कि 1 EMU, जिसको अपन एब्सोल्यूट कूलम बोल रहे हैं, तो यार एब्सोल्यूट कूलम क्या है तुम्हारा, EMU तो है। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या यार, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। भाई ध्यान से देखो यार, EMU का ही दूसरा नाम एब्सोल्यूट है और ESU का ही दूसरा नाम स्टैट कूलम है, दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ऐसे और में लिखा है, इसको ESU को स्टैट बोला है और EMU को एब्सोल्यूट बोला है। तो 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल है तुम्हारा 10 कूलम के, तो एब्सोल्यूट को ही EMU बोल रहे हैं, तो 1 EMU बराबर हुआ 10 कूलम के। और यहां से अपन ने देखा तो 1 ESU बराबर आया 1/3 × 10⁹ कूलम के। अब देखो यार, ये रिलेशन हमने तुमको क्यों बताया, एक बहुत अच्छी सी क्वांटिटी हम यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं, जो कि रेयर केस में तुमको लिखी हुई कहीं मिलेगी, बाकी रिलेशन इन्हीं से एस्टेब्लिश किया है। ओके, देखो हमने यार यहाँ पे 1 EMU निकाला और यहाँ अपन ने 1 ESU निकाला है। तो एक काम करते हैं, 1 EMU और 1 ESU का क्या रेशो लेते हैं। सो अगर मैं 1 EMU डिवाइडेड बाई 1 ESU अगर करता हूँ, तो देखना जरा क्या आता है मेरे पास में। 1 EMU किसके इक्वल है, 10 कूलम, डिवाइडेड बाई 1 ESU किसके इक्वल है,
1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। सो यहाँ से सी कैंसिल होगा और ये पूरी क्वांटिटी ऊपर पहुंचेगी, तो तुमको मिलेगा रेशो 3 इंटू 10⁻, ये 9 है, ये 10 हुआ। तो 1 EMU और 1 ESU का रेशो अपन के पास निकल के आएगा भाई 3 इंटू 10⁻10। अब ये वैल्यू अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी यार कहीं पे भी अगर देखा है, 10th क्लास में रे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत फोटोन वगैरह के बारे में जानकारी अगर है, तो देखो यार ये जो वैल्यू है ना तुम्हारी 1 EMU और 1 ESU का जो रेशो है, बहुत गजब का रेशो निकल के आ रहा है। तुमने स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी है? स्पीड ऑफ लाइट जिसको अपन सी से लिखते हैं, C इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जरा दिमाग लगाओ, ये जो वैल्यू है तुम्हारी 3 इंटू 10⁸ ना होके 10 है, तो क्या यार ये वैल्यू तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसको अपन CGS यूनिट में लेते हैं, उसमें मीटर जो है तुम्हारी मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारी ऐसा यूनिट में है। क्या देखो जरा इसको तुमको दिखाते हैं किस करके कि C की वैल्यू जो होती है अपनी, अगर तुम इसे देखते हो यहाँ पे लिख के 3 इंटू 10⁻10, अगर इसे सेंटीमीटर पर सेकंड में तुम बोलते हो, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करोगे भाई? 3 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻−2 मीटर, ये हो गई। ये क्वांटिटी तुमको मिल गई कितनी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब यार बहुत मजेदार चीज निकल के आई कि 1 EMU और 1 ESU का जो रेशो निकल के आया, वो तुम्हारी वैल्यू दे रहा है अपन को 3 इंटू 10⁻10, और जो कि वैल्यू है अपनी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, जिसको अपन प्रकाश का वेग बोलते हैं। ये तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है भाई। लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड में वैल्यू है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट किलो है ये तुमको कहीं लिखा बहुत रेयर केस में मिलेगा भाई। ओके, तो 1 EMU और 1 ESU का रेशो, एक कहानी तुमको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि ESU को ही अपन स्टेट कूलम बोल रहे हैं, और ये जो अपना फ्रैंकलिन तो स्मॉलेस्ट हो गया, EMU को ही एब्सोल्यूट कूलम बोल रहे हैं। तो यहाँ से अपन ने एक ये रिलेशन था अपने पास में, इससे अपन ने 1 ESU निकाला और यहाँ से अपन ने 1 EMU निकाला और दोनों का रेशो लिया, तो अपन को बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान रख पाओगे इसे? एक बार देखिए चीज़ों को अच्छे तरीके से, 1-2 यूनिट और हैं, जरा उनको बताते हैं। आई होप कि तुमको ये सब समझ आया होगा। छोटी सी हैं चीज़ें, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये याद रखना है, इन कन्वर्जेंस को मिली कूलम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, और माइक्रो अगर लिखा मिले तो -6, ये -9 और ये -12। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे चीज़ें तुम्हें। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत यूनिट और है इसमें। ये यार मिटा कैसे नहीं रहे? ये पूरा टाइम है ना जो ये मिटाने का है, इसको फास्ट कर देना, फिर क्रॉप कर देना है बीच में से। डस्टर को इसमें हटाओ, इसकी जुर्रा हटा दे, डस्टर की जुर्रा हटा दे, नहीं खत्म नहीं डस्टर, नहीं डस्टर है, नहीं फ्रेश है, जुर्रा हटा दे, हटाना इसको, जुर्रा हटा दो। प्रॉब्लम डस्टर की ना है, हटा दो कंप्लीटली। दूसरा खोलो, नहीं बैठा है एक और डस्टर है, 2 नया डस्टर है, तो हमने वो लगा लैब में। तो बहुत बड़ी परेशानी आ रही है कल या तो क्रॉप कर दो, तो बात करा 2 मिनट। चक्कर है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। तब 2 बूंद पेट्रोल डाल देगा डस्टर पे,
कोई बात नहीं, ला एक बार कर दो। अब चार्ज की थोड़ी सी यूनिट और देखते हैं, जो कि अपन ने अभी एसआई और सीजीएस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। अभी एक छोटी सी चीज़ और बताते हैं तुम्हें यार, कि जो लेबोरेटरीज होती है ना, उन लेबोरेटरीज में एक और यूनिट यूज होती है जिसको अपन बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें ना, तो करंट को अपन ने क्या लिखा था, चार्ज को क्या लिखा था, I इंटू टी। तो वही एम्पियर लेना है, लेकिन इस बार टाइम को लेना है आवर में। सो एम्पियर इंटू आवर को बोलेंगे प्रैक्टिकल यूनिट। और जैसे उन सबको कंबाइन करके एक नया नाम दिया जा रहा था, ऐसे ही इसको एक नया नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं फैराडे। ये तुमको एफ से लिखा हुआ मिलेगा फैराडे, 1 फैराडे, जो कि तुम्हारा इक्वल होता है 96500 कूलाम। ये जरा तुम लर्न कर लेना, काफी जगह आ जाएगा काम। यहाँ से 1 कूलाम को तुम फैराडे की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा चलो एक चीज और यहाँ तुमको बता ही देते हैं कि जो 1 फैराडे है ना, ये इतनी चार्ज की वैल्यू है। ये एक्चुअली में जो चार्ज है ना तुम्हारा, तुमने कभी मोल के बारे में सुना है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये चार्ज तुम्हारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना, ये उतना चार्ज है। यकीन नहीं है? देखो मुझे बताते हैं, 1 फैराडे जो है ना तुम्हारा, ये जो वैल्यू है 96500 कूलाम, इसको मैं जरा देखो ऐसे लिख रहा हूँ, Na इंटू ई। Na जो है ये एवोगैड्रो नंबर है, अगर तुमको पता हो तो, जिसको 6.022 इंटू 10⁻23 लिखते हैं। और ई जो है ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 10⁻⁻19। तो 1 फैराडे जहां कहीं भी तुमको मिले ना, तो तुम समझ जाना है क्या है एक्चुअली में, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज कैरीड बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है ना, जितना उन पे चार्ज है, ये नंबर उन्हीं के इक्वल है। ठीक है, चार्ज कैरीड बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ही 1 फैराडे बोलते हैं। अब देखो तुम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुमको ये वैल्यू कहीं ना कहीं 965 लगभग बराबर मिलेगी। तो काफ़ी चीज़ तुमको शायद आई होप कि कई चीज़ें नहीं बताई हैं तुम्हें, कि 1 फैराडे को अपन बोलते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर चार्ज कैरिड बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो और जो अपना 1 EMU और 1 ESU का जो रेशो था, उसको अपन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर रहे हैं, जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड में अपन लेते हैं। चीज़ें काफ़ी गहराई की हैं, लेकिन बहुत हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी। तो 1 फैराडे हुआ अपना। आई थिंक चार्ज की जितनी भी यूनिट्स है ना, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। यूनिट्स में इनसे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा ही जो है CGS है, सारी हमने कवर अप कर ली हैं। फ्रैंकलिन, हाँ देखो यार, ये फैराडे जो है ना, इसको अपन चार्ज की बिगेस्ट यूनिट भी बोलते हैं। फैराडे जो है तुम्हारा, दिस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये तुम्हारी चार्ज की बहुत, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि फ्रैंकलिन को बोला अपन ने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और फैराडे को बोल रहे हैं बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। कभी कभी एक मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, याद कर लीजिएगा इनको। ओके, सो फ्रैंकलिन स्मॉलेस्ट थी, और तुम्हारी फैराडे जो है वो बिगेस्ट यूनिट है। यूनिट्स हमारी यहाँ पे खत्म होती हैं। आई होप तुमको ये सारी कहानी समझ आई होगी, SI और CGS के कन्वर्जन की भी। अब चार्ज की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तुमको शायद लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि चार्ज जब स्टेबल रहता है तो क्या कहानी होती है, इट प्रोड्यूस ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, देन इट आल्सो प्रोड्यूस, नहीं स्टैटिक में शायद इलेक्ट्रिक फील्ड था, है? और जब चलने लग जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। और वेरिएबल स्पीड से चलता है, मतलब एक्सेलरेटेड होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकालता है। सारी मार हमारी चल किस बात की रही है, अभी चार्ज पे चल रहे हैं अपन। तो चार्ज की कहानी अभी थोड़ी लेंदी चलेगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अभी चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या क्या कहानी है, जब तक वो नहीं समझेंगे ना, तब तक अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में छोड़ो आगे के चैप्टर्स में मूव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो चार्ज के बारे में थोड़ी बहुत और कहानी देखते हैं। अभी चार्ज की कुछ एक प्रॉपर्टीज बताते हैं तुम्हें। चार्ज की कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जरा उनको ध्यान से देखते हैं।
चार्ज की कई प्रॉपर्टीज हैं, इसमें अपन पहली डिस्कस कर रहे हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है? देखो, पहली प्रॉपर्टी अपन लिख रहे हैं चार्ज की, इनवेरिएंट को बोलते हैं अपन अचार। हालांकि हिंदी वर्ड से मतलब समझ नहीं आ पा रहा होगा तुम्हें, और इसका मतलब समझाते हैं एक्चुअली में है क्या। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब यार ये वेलोसिटी से स्वतंत्र है, तुम इसको कितनी भी स्पीड वेलोसिटी वगैरह दे दो, चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई चार्ज है तुम्हारा और तुमने इसको एक किसी कार की सीलिंग छत से लटका रखा है और ये कार तुम्हारी इनिशियली 0 स्पीड पे है। अब यही कार तुम्हारी मान लीजिए कि v = 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लग गई, तो इस बॉडी पे जो चार्ज है ना वो अभी भी रहेगा, उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सो तुम हल्का सा अगर मैथमेटिक्स में अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि चार्ज इज नॉट द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ, समझे? अब इसी के साथ तुमको इसमें चार्ज इज इनवेरिएंट है वेलोसिटी से, तो ये तो तुमको समझ आ गया कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब एक बड़ी मजेदार कहानी बताते हैं तुम्हें यार। देखो, आगे जब हम बढ़ेंगे ना तो अपन देखेंगे एक लॉ आएगा, कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ में चार्ज आएंगे। अब एक चीज बता देते तुम्हें अभी हम यार, कि जो तुम्हारा चार्ज है ना, ये कोई ऐसी नहीं है कि तुम कहीं गए और तुमने चार्ज देख लिया रास्ते में, ऐसे दिखता नहीं है, इनविजिबल है। ओके, ये केवल प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है, इन नेचर है। ओके, तो चार्ज एक तरीके की नेचर है, जैसे पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, ये सब उसकी नेचर है, समझे? तो चार्ज को अपन, अब यार देखो एक चीज बताओ तुम, जैसे तुमने बचपन में जो एग्जाम्पल किया है, पत्थरों को जब रगड़ा था तो चार्ज क्रिएट हुआ, मतलब पत्थरों का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान रहा होगा यार, मास। मतलब एक चीज तो क्लियर है, जब तुम मास अगर नहीं है ना तुम्हारे पास तो चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास चार्ज है तो पक्का ये वही चीज हो गई कि तुम्हारे पास मास तो हो। मतलब कल तुमको एक चीज बताई थी यार लास्ट क्लास में, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी चार्ज के द्वारा तो पक्का यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, समझे? लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, समझ लो? मतलब कहानी क्या है, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो यार ये श्योरिटी से अपन बोल सकते हैं कि उसके पास मास भी होगा। ओके, लेकिन अगर किसी के पास मास है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास चार्ज भी होगा। मतलब चार्ज का एग्जिस्टेंस तभी है जब मास रहेगा, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ओके, लेकिन चार्ज के बगैर मास रह सकता है, समझे? अब इसका एक छोटा सा तुमको बहुत बढ़िया सा इलस्ट्रेशन देके बताते हैं यार, कि तुमने अगर 11th क्लास में एक ग्रेविटेशन फोर्स अगर पढ़ा है, ठीक है, अगर दो बॉडी है तुम्हारी 8 डिस्टेंस पर अगर प्लेस हैं तो एक ग्रेविटेशन फोर्स को लिखा जाता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। ओके, अब जब कूलम्ब्स लॉ अपन पढ़ेंगे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहां अपन एक लॉ पढ़ेंगे कूलम्ब का, जिसमें कहानी चार्ज के साथ होगी। अब देखो यार, मान लीजिए तुम्हारे पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच में जो कूलम्ब्स लॉ को लिखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक को K Q1 Q2 बाई r²। अभी बस तुम इतना ज्यादा मत देखिए कि ये लॉ कैसा है कूलम्ब्स का, अभी हम तुम थोड़ी सी चीज समझाना चाह रहे हैं बस, कि एक्चुअली में तुम्हारा जो रिलेशन है चार्ज और मास का वो कैसे है एक दूसरे के साथ में, समझे? अब यार यहाँ देखो तुम, यहाँ तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, क्या तुम कह सकते हो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग रहा होगा, जिसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन नीचे देखो, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स काम कर रहा है जो कि तुम्हारा चार्जेज के बीच, आवेशों के बीच में लगता है, यहाँ मतलब चार्ज अगर है तो पक्का यार इनके पास मास भी तो होगा, m1 m2।
अगर इनके पास चार्ज है तो मास भी रहेगा, और जब मास आ जाएगा तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, समझे। और लेकिन ये जरूरी नहीं था कि अगर मास था तो हम बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते थे कि इनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कूलम्ब्स लॉ काम कर रहा है, समझे। मतलब ये तो फिक्स है कि जब कूलम्ब्स लॉ लगेगा है तो यार ये तुम्हारा ग्रेविटेशन लॉ भी काम करेगा। मतलब जब भी तुम्हारा चार्ज आएगा तो मास भी आएगा उसके साथ में, लेकिन अगर मास है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा। सेम कहानी यही थी, अगर कोई चार्ज तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल रहा होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है तो हम नहीं कह सकते कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल रहा होगा। हमें नहीं पता भाई वो चल रहा है या नहीं चल रहा, ओके। क्योंकि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जब चलता था तब भी निकलता था, और जब रुका होता था तब भी निकलता था। आई होप कि ये कहानी तुमको समझ आई होगी। तो ये रिलेशन तुमको समझ आ गया कि चार्ज और मास जो है ना वो दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो पक्का मास होगा, लेकिन अगर मास है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो, समझे। अब ये कहानी हम बहुत अच्छे से हेल्प करेगी तुमको। देखो मास के साथ में हमने क्या देखा कि चार्ज जो है अपना वो डिपेंड नहीं कर रहा वेलोसिटी पे। तो इसको मैं मैथमेटिकली अगर हल्का सा रिप्रेजेंट करना चाहूँ ताकि याद रह सके तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि चार्ज Q इज नॉट द फंक्शन ऑफ B। ये भाई मैं मेरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ चीज़ों को ताकि बड़े शब्दों में लिखना ना पड़े कि आवेश जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसको ऐसे ही लिख लो ना, Q इज नॉट द फंक्शन ऑफ B। इसका मतलब समझ लो कि चार्ज जो है वो B का फंक्शन नहीं है, मतलब B पे डिपेंड नहीं कर रहा, समझे। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं तुम्हें यार, चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मैं एक रिलेशन और लिख रहा हूं नीचे कि मास जो है इट इज द फंक्शन ऑफ B। मतलब मास जो है ना तुम्हारा द्रव्यमान जिसको तुम बोलते हो, ये तुम्हारा वेलोसिटी का फंक्शन है। अरे अब देखो बताते हैं, अभी थोड़ा धैर्य रखिए कि मास जो है द्रव्यमान वेलोसिटी का फंक्शन है, लेकिन चार्ज नहीं है, ओके। अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तुमको यहां हम, स्पेसिफिक चार्ज। सुना होगा थोड़ा बहुत भी कि स्पेसिफिक चार्ज एक्चुअली में होता क्या है तुम्हारा। देखो स्पेसिफिक चार्ज तुम्हारा चार्ज और मास का रेशो होता है, Q और M का रेशो। ध्यान रखना मैग्नेटिज्म में भी बहुत काम आएगा अच्छे तरीके से। चार्ज ना देके सीधा चार्ज और मास का रेशो दे देगा स्पेसिफिक चार्ज बोल के, और शायद आई थिंक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है स्पेसिफिक चार्ज बोल के। तो हमने दो चीजें देखी यार कि अपना जो चार्ज है ना वो वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इसको अपन ने ऐसे लिखा Q इज नॉट द फंक्शन ऑफ B। लेकिन दूसरी चीज ये भी देखी कि लेकिन मास पे तो डिपेंड कर रहा है। दोनों चीजों को जरा अब देखो काम कैसे करेंगे अपन। अब एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है तुम्हारा, इसको अपन विशिष्ट आवेश बोलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज होता है तुम्हारा रेशो ऑफ चार्ज एंड मास। मतलब स्पेसिफिक चार्ज तुमको कहीं भी लिखना है तो तुम क्या देखोगे, Q/M। स्पेसिफिक चार्ज जहां भी लिख जाए इसका मतलब तुम वो चार्ज और मास का रेशो दिया है, किसी भी पार्टिकल का लिख सकते हो आराम से, ओके। स्पेसिफिक चार्ज Q/M है अपना। अब देखो यार जरा, अगर चार्ज ये तुम्हारा मास अगर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो क्या तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज भी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा है? क्योंकि वेलोसिटी जब भी चेंज होगी तो मास चेंज होगा, और यहां से देखो मास के चेंज होने पे तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज भी चेंज होगा। लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंडीशन भी होती है जिसको अपन रिलेटिविटी की थ्योरी बोलते हैं। हायर ऑर्बिट्स में पढ़ेंगे, अभी यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अभी जितना काम आएगा बस उतना बताएंगे तुम्हें। देखो रिलेटिविटी की थ्योरी क्या बोलती है कि
अगर एक रिलेटिविस्टिक कंडीशन की बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक कंडीशन क्या होती है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर तुम अप्रोक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के करते हो, मतलब अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के अगर बराबर होती है तो उसके मास में चेंज आता है भाई, ठीक है। मतलब पार्टिकल बहुत तेज अगर मूव कर रहा है, जो फोटोन वगैरह हमारे मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो स्पीड ऑफ लाइट से अगर देखें तो एक रिलेटिविस्टिक कंडीशन बोलेंगे अपन उसे। रिलेटिविस्टिक कंडीशन में तुम्हारी वेलोसिटी अप्रोक्स इक्वल होगी c के। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा b मास को लिखा जाएगा m0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। यह जो तुम्हारा m0 है ना, ये है तुम्हारा रेस्ट मास, मतलब जब बॉडी तुम्हारी रुकी हुई है। और ये जो mb है ना, ये है तुम्हारा मूविंग मास, मतलब चलने पे कितना मास का चेंज आ रहा है वो देख रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर तुम b को c के इक्वल करते हो, b को अगर तुम c के इक्वल करते हो तो ये सारी क्वांटिटी, अरे यार इस m0 का तो कचूमर निकल जाएगा। तो क्या तुम्हारा mb बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा तुमको m0 से, हैं? मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा यार मास बहुत ज्यादा हाई हो गया। और स्पेसिफिक चार्ज पे आओ, अगर मास नीचे से ज्यादा होता है तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज कर जाएगा, समझे? मतलब कितनी गजब कहानी है भाई। देखो, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। दोनों टर्म ध्यान से देखना, ओके। चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी बट स्पेसिफिक चार्ज डिपेंडिंग, ओके। क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज में मास की टर्म है और मास तो तुम्हारा बताया कि वेलोसिटी के साथ चेंज होगा, ओके। अब देखो यार, स्पेसिफिक चार्ज, अब एक नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन की अगर बात करें अपन, ये तो हो गई अपनी रिलेटिविस्टिक कंडीशन में जब तुम्हारी वेलोसिटी c के अप्रॉक्स है। अब अगर नॉन रिलेटिविस्टिक की अगर बात करते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन की, जिसमें तुम्हारी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो तुम्हारी ये समझिए बहुत कम है, c से बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में ना तुम्हारा मास जो होगा वो आई थिंक चेंज होगा नहीं, और अपन बोल देंगे कि स्पेसिफिक चार्ज इस कंडीशन में तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो एक कहानी तुमको अब समझ आई होगी कि अपना जो स्पेसिफिक चार्ज है ना, वो चेंज ही तब होगा केवल और केवल रिलेटिविस्टिक कंडीशन में। और रिलेटिविस्टिक कंडीशन क्या बोलती है, पार्टिकल की वेलोसिटी दैट शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तब अपन ने ये सब कहानी देखी तो मूविंग मास बहुत ज्यादा मिला, इस वजह से स्पेसिफिक चार्ज चेंज हुआ। समझ में? ओके, आई थिंक ये तुमको समझ आया होगा। तो चार्ज वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा। एक कंडीशन केवल और केवल रिलेटिविस्टिक कंडीशन, रिलेटिविस्टिक कंडीशन, समझे? आई होप समझ आई होगी तुमको ये चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज की कहानी। चार्ज तुम्हारा वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, मास है। स्पेसिफिक चार्ज भी है, लेकिन कब? ओनली इन रिलेटिविस्टिक कंडीशन, ओके। नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में स्पेसिफिक चार्ज विल बी कांस्टेंट, स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट रहेगा इस केस में। अभी देखो यार, थोड़ी सी तुमको बताते हैं। अभी चार्ज और मास के बारे में अगर चर्चा हो गई है तो थोड़ा सा बता ही देते हैं कि जो तुमको बहुत हेल्प करेगी चीजें, यहाँ देख लेते हैं जरा, कि तुमको खुद यार इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आई थिंक सबको मालूम होगा। साइन ले लेते हैं -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। भाई ये चीज़ें तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31 kg। ये चीज़ें लिख के देते हैं एग्जामिनर, लेकिन कभी कभी नहीं देते, तो अपन को रिस्क नहीं लेनी भाई, एक बार खरीद लेते हैं इनको यार। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, वो तुम्हारा इक्वल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के, बस साइन अलग होता है पॉजिटिव। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है तुम्हारा, वो होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन और है। न्यूट्रॉन पे चार्ज तुम्हारा 0 होता है, और मास इसके लिए तुम्हारा इक्वल होता है जितना मास तुम्हारा प्रोटॉन का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक पार्टिकल और लेते हैं अल्फा। ये बहुत आएगा तुम्हें भाई। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल तुम्हारे होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस। तो इसमें तुम्हारा अल्फा के लिए
ये जो चार्ज लिखा जाएगा, चार्ज ऑफ अल्फा होता है तुम्हारा, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और ऊपर वाला तुमको पता है मास होता है, मास ऑफ अल्फा होता है तुम्हारा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़ें तुमको बहुत काम करेंगी जब परपेंडिकुलरली चार्जेस को शॉर्ट किया जाता है, मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा। तो उनकी रेडियस का रेशो R = mb/qb, R = mb/qb, ये बहुत काम आएगा इसमें। चार्ज और मास अगर तुम्हें नहीं पता ना भाई तो रेशो नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए कह रहे हैं चीज़ों को थोड़ा सा देख लो। और एक तुमको बहुत मिलेगा, तुमने यार हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़े, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, समस्थानिक बोलते हैं ये। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम और दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। इनको अपन लिखते हैं 1h1, 1h2 और 1h3। 1h1, 1h2 और 1h3। तो आई थिंक ये मास हो गया तुम्हारा, और ऊपर वाला जो है मास है, नीचे वाला तुम्हारा चार्ज है। तो तुम निकाल लोगे इनका कंपैरिजन करके, और इनका जो चार्ज और मास है तुम्हारा वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिलेशन में है। ओके, ड्यूट्रॉन का ये तुम्हारा 2 मास नंबर और ये 3, तो इंपॉर्टेंट ये हैं सारे। प्रोटियम, ड्यूट्रियम भी, ये भी मिलेंगे तुमको, लेकिन इनको देख लेना, 1h1, 1h2 और 1h3 इनका रेशो है। ये तुमको बहुत हेल्प करेंगे, इनको एक बार अगर कर लिया ना, पूरी फिजिक्स में काम आएंगे भाई, ये पूरी फिजिक्स में हेल्प करेंगे तुमको। आई होप तुमको ये सब समझ आया होगा यार। ये तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत हुआ। आगे अपन डिस्कस करते हैं कि अपन के मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग के लिए उससे पहले थोड़ी सी चीज़ बताते हैं तुम्हें हम, कि एक्चुअली में जो तुम्हारा चार्ज होता है ना, जब भी ट्रांसफ़र होगा, अब एक चीज़ तो तुम्हें क्लियर हो गई कि चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा साथ में मास भी चलेगा, है, क्योंकि मास जो है चार्ज के साथ एसोसिएटेड है। बिना मास के चार्ज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है भाई, है। जब मास नहीं रहेगा तो चार्ज कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो एक कहानी तो तुमको आई थिंक समझ आई होगी कि अगर किसी बॉडी के पास में मास नहीं है तो चार्ज का भी एग्जिस्टेंस नहीं है भाई। ये देख लो, तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पता लगे। जब भी चार्ज का तुम्हारा ट्रांसफर होगा ना, सपोज करते हैं अपन के पास में एक बॉडी ए है और ये दूसरी बॉडी बी है, इस पे चार्ज है मान लीजिए QA और इस पे चार्ज है QB। अगर इस वाली से इसमें तुम्हारा चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, देखो यार, चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा ना तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हल्के होते हैं, प्रोटॉन हैवी होते हैं, कुछ 1800 कुछ इतना टाइम्स ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास। तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो ध्यान रखना ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है यार, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, अब इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो जाएगा साथ में। मतलब अगर इस बॉडी को तुम Ma बोलते हो मास इसका, और इसका मास तुम Mb बोलते हो, अगर A वाली से B वाली में मास ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है तो पक्का यार इलेक्ट्रॉन का मास भी तो जाएगा Mb, है। तो A से अगर चार्ज गया तो क्या A वाली बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा Mb से, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाके ऐड हुआ है तो क्या इसका मास इंक्रीज कर जाएगा Mb से। भाई इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो अपने साथ उतने ही मास का, इलेक्ट्रॉन के मास का मास भी तो यहाँ से लेके जाएगा। अब यहाँ से गया तो यहाँ से कम हो गया, यहाँ जाके ऐड हो गया, तो इस वाली का मास डिक्रीज कर गया। मतलब अगर देखें अपन यार, अगर इनिशियल में अगर बात करें तो Ma जो होगा ना अपना, अब डिक्रीज कर जाएगा Mb से, और ये तुम्हारा Mb इंक्रीज कर जाएगा। और एक चीज बता देते हैं कि जो बॉडी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन देती है, जो चार्ज देती है, उसको अपन बोलते हैं डोनर, और जो चार्ज लेती है उसको बोलते हैं अडेप्टर। अब जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं
वो हो जाएगी तुम्हारी पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर किए हैं वो हो जाएगी नेगेटिव। अब किस में से गए हैं और किस में आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए एक छोटा सा क्लू याद रखो। जैसे एक चीज़ बताओ तुम्हें आप, जैसे भाई किसी को पैसों की ज़रूरत है तो किसके पास जाएगा, जिसके पास पैसे हैं उसी पे जाएगा है, और जो उसके लिए दे देगा, जो उसके लिए पैसे दे देगा वो धनी होगा, और जो ले रहा है वो उसका ऋणी हो जाएगा लेकर के। समझना यार, ये थोड़ी तुम ये एडजस्ट करना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के लिए थोड़ा सा बताया तुम्हें। अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये तो भाई धनी है, तो ये पॉजिटिव हुआ, और ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया। मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे पैसे थे, थोड़े इसको दे दिए, तो ये तो अभी भी धनी है। मतलब कोई भी बॉडी तुम्हारी अगर चार्ज दे रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और कोई बॉडी अगर चार्ज ले रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। समझे, पॉजिटिव और नेगेटिव का ये मतलब ध्यान रखना, ठीक है। तो मास इसका डिक्रीज हुआ है, समझे, मास इसका डिक्रीज हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, भले ही पॉजिटिव है लेकिन मास डिक्रीज इसका हुआ है, इस वाली में ऐड हो गए, इस वजह से वो नेगेटिव बोल गए, समझे। तो आई थिंक ये चार्ज का ट्रांसफरेशन तुमको समझ आया होगा। ओके, आगे एक क्वांटाइजेशन की थ्योरी आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, Q इक्वल टू एन बोलते हैं उसे अपन, वो तुमको इससे बहुत हेल्प करेगी यार, ठीक है। अब देखो तुमको ये समझ आया होगा कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास जाएगा भाई साथ में, और इसमें से चार्ज गया तो मास कम हो गया, इसमें जाके ऐड हो गया, ए में माइनस ए में, और ए में इसका बी वाली का ऐड हो गया मास। अब कुछ एक पॉइंट जो तुमको चार्ज की कहानी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि चार्ज का एक्चुअली में फ्लो कैसे कैसे होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, और जब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, ये चीज़ें सारी की सारी अपन चार्जिंग के मेथड में बहुत हेल्प करेंगे, अपन को काम आएंगी। अभी के लिए अपन बस इतना ही करते हैं, आगे की जो क्लास होगी अपनी उसमें अपन चार्ज की मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं। कई ये फ्रिक्शन है, और तुम्हारा कंडक्शन, कॉन्टैक्ट, इंडक्शन बोलते हैं। अब उसमें तुम्हारे ये चार्ज के सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे कि चार्ज फ्लो कब होता है, कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव वाली को हायर बोलते हैं, नेगेटिव वाली को लोअर बोलते हैं, इंडक्शन कंडक्शन के बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।